हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली क्लोजिंग मिल गई। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडिसेस की वीकली क्लोजिंग मिल गई। तो आज के सेशन में हम अपने अगले हफ्ते के ट्रेड प्लान्स को पहले से प्लान करके बैठेंगे और एक डायरेक्शनल मोमेंटम किस तरफ आ सकता है, इस रिजल्ट निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जितनी चीज़ें सेशन में डिस्कस की जाएंगी वो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन के लिए नहीं होंगी। कई सारी लर्निंग्स हैं जो हम लोग लाइव मार्केट, रिसेंट मार्केट के परिप्रेक्ष्य में सीखने वाले। तो इस सेशन को बिल्कुल आखिर तक देखने की कोशिश कीजिएगा, पूरा समय दीजिएगा, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ आए तो कोशिश कीजिएगा दोहरा कर भी दोबारा देखा जाए, रिपीट करके भी, क्योंकि जो चीज़ें आपके सीखने के लिए होती हैं उनको एक बार में आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, जब दूसरी बार देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है, ठीक है। देखिए, जब भी हम प्राइस को देखने की शुरुआत करें, वीकली या डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस एक ही बिहाफ पर किया जाता है। पहला काम टॉप टू बॉटम अप्रोच, दूसरा काम बायर सेलर का डिफरेंस लेना कि बायर या सेलर किसकी तरफ मार्केट जाते हुए दिख रहा है, और ये इन डेप्थ प्राइस एक्शन का एनालिसिस होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब हुआ सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे चला जाना चाहिए, या फिर टॉप टू बॉटम से आप समझते हैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर। नहीं, दूसरा तरीका होता है इन रिवर्स, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की ओर। कैसे? देखिए, जब छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर आपको कोई मार्केट का व्यू ना दे रहे हों, तब हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे रिसेंट मार्केट में अगर आज के प्राइस को देखा जाए तो प्राइस ने एक कंसोलिडेशन किया गैप अप के बाद, जो कि लगभग लगभग तय होता है कि गैप अप और गैप डाउन के बाद कभी बड़े मोमेंटम मार्केट में नहीं मिलते हैं, बशर्ते किसी बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन से मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके सस्टेन ना कर लिया हो, ठीक है। इस चीज़ को अगर एक मिनट लूँ तो आपको समझा भी देता हूँ कि अगर कल बाजार 51,000 बंद हुआ और आज 51,000 से 400 पॉइंट ऊपर गैप अप कर गया, लेकिन क्या प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया है 51,600 के पास, मार्केट कहीं नहीं जाएगा सर, याद रखिए ये एक रेंज है, इसी को ट्रेड करता रहेगा। अब थोड़ा बहुत गिरे चले, यही चलेगा पूरे सेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर 51,000 की क्लोजिंग है, गैप डाउन करके 300-400 पॉइंट नीचे खुला, कि खुला है 50,700 पे और 50,500 का सपोर्ट एरिया है, मार्केट आप सोचिए कि डायरेक्टली ब्रेक कर देगा? कभी नहीं। सप्लाई उठाने जाएगा, फिर आएगा, फिर लो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे डिमांड है। तो पूरा सेशन लगभग लगभग आप 90% सेशन देखेंगे गैप अप गैप डाउन के बाद प्राइस का मोमेंटम डेड हो जाता है। दूसरी बात, कल की क्लोजिंग एक तरीके से नेगेटिव थी, लेकिन उसके पहले का आप ट्रेंड ये बता रहा था कि प्राइस की क्लोजिंग नेगेटिव नहीं, नेचुरल है, ठीक है। और ये डिमांड जो क्लोजिंग से पहले आई थी उसी वजह से आज सिर्फ गैप अप हुआ, प्राइस ने क्लोजिंग आज के दिन फिर आपको वीक ही दी है, कोई स्ट्रांग क्लोजिंग नहीं है। कल जहाँ पे प्राइस इस तरीके से यहाँ पे बंद हुआ था, उसी तरीके से आज प्राइस थोड़ा सा ऊपर, आप देखेंगे 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करके क्लोज किया। लेकिन आप कहिए कि ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, नहीं, ऐसी बात नहीं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आज के प्राइस एक्शन को आप देखकर आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि गैप अप हुआ था तो पॉजिटिव कल की क्लोजिंग की वजह से हो गया, कल क्लोजिंग के पहले मार्केट ने अप ट्रेंड के साथ बंद किया। लेकिन आप आज के प्राइस एक्शन को देखकर कोई माइंड सेट रखना चाहें कि अगले हफ्ते डिमांड के लिए जाना है, मतलब बाइंग के लिए ज़्यादा देखना है, या सेलिंग के लिए, नहीं बता सकते। अच्छा, तो मैं कहता हूँ पिछले 3 सेशन के डेटा को एनालाइज करके बता दीजिए, तो आप कहेंगे कल की क्लोजिंग तो स्ट्रांग हो गई, आज की क्लोजिंग वीक हो गई, इसके पिछले कॉन्सिक्यूटिव 2 सेशंस की क्लोजिंग वीक थी। तो कैसे 2 सेशन का, 3 सेशन का डेटा देखकर हम लोग एनालाइज कर लें कि प्राइस स्ट्रांग है या वीक है? मतलब छोटे टाइम फ्रेम, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके पास कोई व्यू नहीं है। जब 2 मिनट के टाइम फ्रेम के में कोई व्यू नहीं है तो हमको क्या करना है? बॉटम टू टॉप, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते जाना है, जब तक कोई क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिल जाती बायर और सेलर, या फिर वेटेज मिल जाए कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है। 70% के आसपास आप कह सके कि कौन स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको एक आइडियल कंडीशन रहेगी कि अगले हफ्ते आपको करना क्या है, इसी स्तर तक हमको पहुंचना है। तो सबसे पहले 2 मिनट के टाइम फ्रेम से देखिए, जब भी आप मिनट के टाइम फ्रेम से ट्रांसफॉर्म करेंगे ना बॉटम टू टॉप की तरफ, तो आप मिनट के टाइम फ्रेम से मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। मिनट के टाइम फ्रेम से मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने का मतलब हुआ 1 मिनट के बाद अब आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे, या 40 मिनट या 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। मोर देन आवर या आवर, मतलब 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, या इसके ऊपर 1 घंटे या उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होता है, ठीक है। या फिर आप बड़ी पिक्चर देखना चाहें तो डायरेक्टली आप बड़े टाइम फ्रेम को ही देख सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन आपके सामने, इस प्राइस एक्शन में ये बायर्स जो यहाँ पे खरीदारी की शुरुआत की है, ये बॉटम पे ये डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया, ये बायर्स अब टायर्ड दिख रहे हैं। टायर्ड बायर जानते हैं, जब प्राइस में स्ट्रेच दिख रहा हो, खिंचाव, इसको मैंने पहले भी समझाया हुआ है, दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब क्या है, खिंचाव का मतलब क्या है सर? खिंचाव का मतलब है
एक प्राइस में अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड का मतलब है एक वैलिड स्विंग हाई होगा, वो हाई ब्रेक होगा तो HBB हाई ब्रेक बाई के जो फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर निचले स्तर से कोई डिमांड उठी है, प्राइस में अच्छी खरीदारी हुई है ना, तो पता है वो क्या करेगा, जब ये हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा, ठीक है। फिर प्राइस रिट्रेस करेगा, फिर हाई ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम देगा। इसको कहते हैं अप ट्रेंड का प्राइस। अब एक बात बताइए, कोई प्राइस इस तरीके से पिछला हाई बनाया, ऐसे आया, इस हाई को ब्रेक किया, फिर मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया, इस हाई को ब्रेक किया, फिर मोमेंटम दिया, तीसरी बार आया, हाई को ब्रेक किया, मोमेंटम दिया। अब पता है प्राइस क्या कर रहा है, अब इस हाई को ब्रेक कर रहा है, इतना मोमेंटम देने के बाद लौटे आ रहा है, फिर इस लो को टेस्ट कर रहा है, फिर इस हाई को ब्रेक कर रहा है, इतना मोमेंटम देने के बाद लौटे आ रहा है, फिर इस लो को रिटेस्ट कर रहा है, इस हाई को ब्रेक कर रहा है, इतना मोमेंटम देने के बाद लौटे आ रहा है। इसका मतलब है जिन खरीदारों ने यहाँ खरीदारी की शुरुआत की थी, अब वो खरीदते खरीदते थक गए हैं। अब वो प्राइस को खींच इस वजह से रहे हैं कि हायर प्राइस का सेलर जब सेल करे, अगर वो यहाँ से गिरा देता तो बड़ी गिरावट कर सकता था, बहुत बड़ा डाउनफॉल होता। तो वो जितना स्ट्रेच कर पाएंगे उतना खिंचाव रखेंगे। क्यों? हायर लेवल से सप्लाई आएगी तो निचले स्तर पर बायर पहले खरीद लेंगे तुलनात्मक रूप से, जहाँ यहाँ गिरावट होती तो कितना भी गिर सकता था। इस वजह से प्राइस को स्ट्रेच करता है, खिंचाव करता है बायर। ये सेलर भी करता है, लेकिन सेलर कर नहीं पाता है क्योंकि डिमांड स्ट्रांग हो जाती है, सपोर्ट के पास डब्ल्यू के फॉर्मेशंस बनने लगते हैं। एम फॉर्मेशन में आप देखिए, डब्ल्यू फॉर्मेशन जब भी बनेगा ना, तो आप इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं पाएंगे कि इस तरीके से मार्केट निकल के। एम में आप कई बार ऐसे पाएंगे कि प्राइस चलते हुए ऐसे जा रहा है, अब जाके ब्रेक किया, तो आप देखेंगे कि हाई के ऊपर प्राइस निकलता भी है, कई एक बार ऐसे होगा, ठीक है। ये लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जो लोग करते हैं लाइव मार्केट ट्रेड, और जितनी चीज़ें मैं सिखाता हूँ वो लाइव मार्केट ट्रेड करने के लिए सिखाता हूँ सर, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये बायर्स यहाँ पे मोमेंटम की शुरुआत की है, तो ये पहला हाई ब्रेक किया तो मोमेंटम मिला, ठीक है, फिर हाई ब्रेक किया तो मोमेंटम मिला। अब ये हाई ब्रेक करने के बाद ये मोमेंटम है, ये हाई ब्रेक करने के बाद ये मोमेंटम है, आज का हाई ब्रेक करने के बाद ये मोमेंटम है। आप सीधा देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी रैली में धीरे धीरे सिर्फ बायर्स कमज़ोर होते हुए दिखें, स्ट्रांग होते हुए तो दिखे ही नहीं। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हायर हाइस का फॉर्मेशन वीक होता चला जा रहा है। इसको आप जब मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो मूविंग एवरेज में एवरेज लाइन का कन्वर्जेंस, जो कर्व बनता है, जैसे डिमांड उठी एटीएमआ से, तो एटीएमआ जब आप यूज़ करते हैं तो प्राइस तेज़ी से चला, तो एटीएमआ भी इसी तरीके से कर्व कर जाता है प्राइस के साथ। फिर जब प्राइस लौट के आता है ऐसे इसको ट्रिगर करने, तो एटीएमआ यहाँ पर धीमे होता है, कर्व करता है। किस लिए? अगर आप मोमेंटम चेंज करना चाहें तो वो एटीएमआ यहाँ से पलट जाएगा, इसलिए वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कन्वर्जेंस इन प्राइस। बिना मूविंग एवरेज को देखे आप बता सकते हैं कि प्राइस एक्शन में आप इसको फील करना सीखिए ना सर। भाव को जब तक आप महसूस नहीं कर पाइएगा तब तक चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब इसके लिए आप कहिए कि टेक्निकल में मैं आपको उसको समझाऊं, जितना लॉजिकल मैं आपको समझा रहा हूं उतना टेक्निकल आप कभी समझ ही नहीं पाइएगा प्राइस को, ठीक है। तो लॉजिकल आप समझिए, स्ट्रेच इन प्राइस कि भाव में खिंचाव का स्तर ये है कि खरीदार खरीदने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं बताइए? कोई तो रीज़न होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था, पहला काम ध्यान रखिए, 2 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको कोई पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही थी। क्यों? इन सेशंस में क्या ही पिक्चर क्लियर दिखेगी जब इस तरीके का प्राइस एक्शन इंट्राडे में इस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा हो। तो हमने क्या किया, छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट किया। आवरली टाइम फ्रेम पर आए तो ये समझ आया कि प्राइस में स्ट्रेच दिख रहा है, खिंचाव दिख रहा है, प्राइस अपने लो ब्रेक करने से बच रहा है और ऊपर खिंचते चला जा रहा है। इसका मतलब है मार्केट में एक सेलिंग ट्रिगर हो तो उसके बाद प्राइस के मोमेंटम वाइल्ड हो जाएंगे। क्यों नहीं हो रही है सेलिंग ट्रिगर बताइए? क्योंकि हमने अभी तक बायर्स ने सेलर्स ने किसी भी अपने पिछले बायर को अभी एक बार भी ब्रेक नहीं किया। पिछले बायर का मतलब होता है रिसेंट बायर। जैसे प्राइस यहाँ पर गिरा तो यहाँ से ये खरीद ले गए, तो रिसेंट बायर कौन है? आखिरी खरीदारी अगर पूछी जाए, जो लोग यहाँ तक भाव को ले गए हैं उनकी आखिरी खरीदारी तो ये 49,850 के पास है। फिर प्राइस यहाँ पे पहुँचने के बाद गिरा तो यहाँ से ये बायर खरीद कर 50,300 से कहाँ ले गए? 50,988, 51,000। तो आखिरी खरीदार कहाँ पर हैं ये? तो जितनी बार प्राइस गिरता है तो अपने आखिरी खरीदार को काटने से पहले पहले ऊपर निकल जा रहा है। जितनी बार प्राइस गिरता है अपने आखिरी खरीदार को काटने से पहले ऊपर निकल जा रहा है। जब तक सेलर इतना एग्रेसिव ना हो जाए कि वो आखिरी बायर को काट दे, जैसे ही कोई आखिरी बायर ब्रेक किया जाएगा ना, इसका मतलब टेक्निकल में हम लोग कहते हैं लास्ट स्विंग लो। ये स्विंग लो बने हो। जैसे ही कोई लास्ट बायर ब्रेक किया जाएगा तो इस स्ट्रेच में जितने बायर्स अपनी पोजीशन लेकर बैठे हैं वो सब यहाँ से एग्जिट करेंगे, और उस एग्जिट वेव में आपको एक बहुत डाउनवर्ड्स एक्सट्रीम फॉल देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीम फॉल ही क्यों, हम लोग अप ट्रेंड की बात क्यों नहीं की?
क्योंकि प्राइस में आवरली टाइम फ्रेम पर स्ट्रेस देख लिया और वो कॉन्जिक्यूटिव आपने देखा। ये तारीख आप देख रहे हैं, ये तारीख है 22 तारीख, आज का सेशन है 30 अगस्त, ठीक है। तो ये 8 सेशन में से 2 सेशन आपके वीकेंड के निकाल दीजिए, तो भी आपके 6 सेशन बिल्कुल आप देखिए कि पूरी तरीके से एक रेंज बॉन्ड कंडीशन में चले गए। तो बायर कोई खरीदारी भी नहीं कर पा रहा है, बस सस्टेन करा रहा है। और सस्टेन किसके बिहाफ पर करा रहा है? सेलर के बिहाफ पर। सेलर के बिहाफ का मतलब है कि सप्लायर को काटना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे बायर्स कभी डिमांड क्रिएट ही नहीं कर, बिल्कुल कर पाते हैं। जब वो कॉन्जिक्यूटिव अपनी अच्छी डिमांड दिखाएं, एक अच्छा मूव देने की कोशिश करें। अब ये पूरी रेंज सप्लाई रेंज है, ठीक है। अब कैसे पता लगे कि प्राइस में सप्लाई कहाँ से आएगी, कैसे क्लियर हो कि सप्लायर किस जगह होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आप लोग बोल रहे थे ना कि रिसेंट मार्केट कंडीशन से समझाइए कि एक बायर का एवरेज प्राइस सेलिंग का, बायर का एवरेज प्राइस और सेलर के एवरेज प्राइस से कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि रिसेंट मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। आप समझिए, बायर ने अपनी लास्ट खरीदारी कहाँ से की? यहाँ से, इस मोमेंटम के बाद आखिरी खरीदारी कहाँ से की है? 49,700 के पास से, ठीक है। ये इसका लास्ट कैंडल था, इसके बाद कोई लास्ट कैंडल लगा नहीं। यहाँ पर आप क्या करेंगे पता है? यहाँ पर आप जाएंगे इस तरीके से, मेज़र पे क्लिक करेंगे इस स्केल पर। ये मैं धन का डीमैट यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग भी ओपन करना चाहें कर सकते हैं, बहुत कम चार्जेस और बहुत कम पैसे के साथ। हैजिंग बहुत कम पैसे में होती है। रिक्वायर्ड मार्जिन आपका हैजिंग में 20-25 हज़ार में आप अपनी पोजीशन बना लेते हैं, प्रॉपर हैजिंग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ हैजिंग कर रहे हैं उस बिहाफ पर कि मार्जिन का बेनिफिट मिल जाए कि 80,000 के कॉल पुट जो प्रीमियम आपसे मांगता है मार्केट, वो 30-35 हज़ार में बन जाए, तो वो भी आपका बन जाता है सिर्फ 8-10 रुपये के कॉल पुट बाई करके खींच, है ना। वो मार्जिन बेनिफिट आपको मिलता है। यहाँ बास्केट ऑर्डर लगता है, यहाँ से दिख भी जाएगा, अभी बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। किसी भी एक सेशन में आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं एक सेशन अपलोड करा दूंगा, उसका लिंक पढ़वा दूंगा, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मेजर करना है? टोटल नंबर ऑफ कैंडल स्विंग के बाद कितने घंटे तक ये बायर अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। अच्छा, इनकी आखिरी खरीदारी थी 49,660, तो अभी तक ये लो तो ब्रेक नहीं हुआ। तो इन्हीं खरीदारों के ऊपर पूरी निर्भरता है जो प्राइस को रोक कर रखे हैं, अभी तक गिरावट नहीं करने दी। तो इन बायर्स का जब एवरेज प्राइस ब्रेक कर दिया जाएगा तो वहां से डाउनवर्ड्स मोमेंटम तेजी से आएगा। दूसरी बात, ये एवरेज प्राइस ब्रेक होना चाहिए और उसी के साथ स्विंग लो भी ब्रेक होना चाहिए। और जब भी आप मूविंग एवरेज बायर या सेलर का यूज करते हैं ना, तो जैसे ये बायर एवरेज है तो इस तरीके से चल रहा होगा, तो प्राइस एक बार इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर गिरता है, ठीक है। और जब ये ब्रेक हो रहा होगा तो आप गौर करेंगे इसी स्विंग लो के आसपास एवरेज चलते हैं, लास्ट स्विंग लो के आसपास। मैं आपको दिखाऊं, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स बताइए, यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स को मेजर करना है सबसे पहला काम। तो स्केल पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे देखा 130 बार्स, 25 दिन 4 घंटे में 133 घंटे के प्राइस एक्शन, 130 घंटे जो बायर पहले आए थे खरीदारी करने, वही प्राइस को अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। तो 130 घंटे का हमको औसत भाव अगर पता चल जाए तो हम जान जाएंगे कि बायर्स का एवरेज प्राइस क्या है जो निचले स्तर पे खरीदारी करने आए थे। ये बाइंग और सेलर, बायर्स के एवरेज प्राइस से ही पता लगेगा, ठीक है। आप सोचिए, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं सर, कोई तरीका नहीं, ध्यान रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं बताइए? बायर के एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बायर के एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड करें। लास्ट 130 घंटे का जो औसत है वो क्या है? 50-100, और हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? 51-300 ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सप्लाई कब आएगी? जब इस, देखिए यहाँ से इस गैप के साथ ये पूरी एक रेंज है, इसी रेंज में ये स्ट्रेस देखने को मिला है आपको पूरा। तो बायर का प्राइस एवरेज क्या आया? 50-600। मतलब एक बड़ी बिकवाली तब आएगी जब ये बायर का एवरेज प्राइस ब्रेक होगा। अच्छा, मंडे को 6 कैंडल और बन जाएंगे यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम की, तो 130 का जो मूविंग एवरेज है वो 136 हो जाएगा। ट्यूसडे को भी ये ब्रेक ना हो तो ये 142 का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एवरेज की जो टोटल नंबर है वो बढ़ते रहेंगे और ऐसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बायर का एवरेज प्राइस निकाल लिया। अच्छा, बायर के एवरेज प्राइस के ऊपर मार्केट है तो आप तो कहेंगे कि ये तो बाई ऑन डिप होना चाहिए, आप सेल ऑन राइज क्यों बोल रहे हैं? बाई ऑन डिप होना चाहिए। एक बात बताइए, रिसेंट मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस एक अपने बायर के एवरेज प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके पहले मार्केट में क्या मूवमेंट था? डाउनवर्ड्स। कौन लेकर आया था? सेलर। तो सेलर ने जब गिरावट की है तो 53-400 से लेकर ये गिरावट की, तो सेलर ने बड़ी गिरावट की है, आप उससे तुलनात्मक रूप से भी कम डिमांड क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो अगर ये बायर्स जाके इस सेलर के औसत भाव को ब्रेक कर देंगे, उसके बाद ही अब ट्रेंड की शुरुआत होगी, उसके पहले नहीं हो सकती, ठीक है। और इस, जैसे ये सेलर का एवरेज प्राइस मान लेते हैं आ गया 51-700, मान लिया,
ठीक है एग्जाम्पल। तो आप 51,700 के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। इस 51,700 के पास जो लास्ट स्विंग हाई मिलेगा, जैसे आपको मिला 51,950, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, 52,000 के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशंस की क्लोजिंग, उसके बाद हम बाई ऑन डिप पे चले जाएंगे। बाई ऑन डिप का मतलब है जितनी भी डिक्लाइन आएगा मार्केट में उसके बाद जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो सिर्फ खरीदारी देखेंगे, जब तक 52,000 के ऊपर नहीं तब तक नहीं। तो सेलर का एवरेज भी निकाल लेते हैं, ये तो बायर का एवरेज निकाला, तो सेलर का एवरेज भी निकाल लेते हैं। सेलर का एवरेज निकालने के लिए वही काम, कहाँ से सप्लाई की शुरुआत हुई, यहाँ से भी हुई, यहाँ से हुई, रिसेंट देखना है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैंडल लास्ट कैंडल तक देखिए। बायर का एवरेज निकालना है तो बॉटम से एलटीपी, सेलर का एवरेज निकालना है तो टॉप से एलटीपी। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 279, 57 दिन पहले सेलर आए थे मार्केट में, अभी वही हाई लगे हुए। मूविंग एवरेज पे जाइए, मूविंग एवरेज पे जाके इस लाइन पे क्लिक कीजिए, कितनी कैंडल्स थी सर, दोबारा देख लूँ एक बार। आप लोगों की याददाश्त तेज़ है सर, अब मेरी तो धीमी हो रही है धीरे धीरे। देखिए 279, राउंड फिगर 280 कैंडल्स, ठीक है। 280 घंटे पहले सप्लाई की शुरुआत हुई थी और वो एग्रेसिव सेलर थे। यहाँ पे देखिए ये कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। आज की क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर क्यों नहीं हो पाई बताइए। इसका थोड़ा सा कलर चेंज रखिए ना, तो आपको ये समझ आएगा कि कौन सा सेलर का। रेड कर लीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा डार्क रखिए, क्योंकि सेलर ज़्यादा बड़े हैं तो ज़्यादा डार्क दिखने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितने घंटे पहले आए थे बताइए, 280 घंटे पहले। तो क्या अभी तक हम इस रेंज के ऊपर निकल पाए हैं, क्या नहीं। इसको रिटेस्ट किया था, इसके हाई के ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो अब ये एम फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है। तो प्राइस जब तक, अब देखिए कंसोलिडेशन की रेंज क्या है, हम बायर के एवरेज प्राइस के ऊपर हैं और सेलर के एवरेज प्राइस के नीचे। तो ये क्या चल रही है, इस एवरेज के सेलर और इस एवरेज के बायर के बीच में एक फाइट चल रहा है। जब तक प्राइस इसके पास लगे स्विंग हाई 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, अप ट्रेंड नहीं। जब तक प्राइस इस प्राइस के पास लगे ये वैलिड स्विंग लो, मतलब 50, 600, 50, 500 को पूरी तरीके से ब्रेक करे, तब तक डाउन ट्रेंड नहीं। तो ये पूरी रेंज क्या है, ये कंसोलिडेशन की रेंज है। इसी में आप देख रहे हैं पूरा महीना निकला जा रहा है सर, पूरा महीना निकला जा रहा है। इसीलिए निकला जा रहा है क्योंकि वो बायर और सेलर के एवरेज प्राइस, उनके फाइट की रेंज है। ऊपरी स्तर पर सेलर एग्रेसिव है, निचले स्तर पर बायर एग्रेसिव, ठीक है। लेकिन रिसेंट मार्केट कंडीशन जब आपने प्राइजेक्शन से देखा तो स्ट्रेच इन प्राइस दिखा। तो सेलर के पास हमको बाइंग के लिए नहीं जाना है कि सेलर के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर देंगे, यही तो एक माइंडसेट का चेंज है सर। आप 20 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए। अब बात तो यहाँ पर काम कर रही है ना कि आप उसका ब्रेकआउट देख रहे हैं या वहाँ जाने पर रिवर्सल देख रहे हैं। जैसे अब हमने बायर और सेलर का एवरेज तो लगा दिए, तो सेलर के एवरेज का हम ब्रेकआउट नहीं देख रहे हैं अभी। जब तक 52,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, हम अब ट्रेंड की तरफ देख ही नहीं रहे। तो आपका साइकोलॉजिकल स्टेज आपको बता रहा है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से या एवरेज लगा देने से काम नहीं चल रहा है। उसके बाद अगर आपकी प्राइजेक्शन पे नजर नहीं है, ये तो एवरेज का काम है आपको मेजर एक लेवल प्रोवाइड कराना कि किस स्तर के बाद क्या हो सकता है, लेकिन किस स्तर पर आप क्या देखेंगे ये तो आपका माइंड तय कर रहा है। यहाँ पर आप चाहिए रिजेक्शन देखिए, गिरेगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस एक बार स्विंग लो ब्रेक कर दे, हम अपॉर्चुनिटी गेनर है, तुरंत शॉर्ट करके बैठ जाएंगे मार्केट। लॉन्ग तब तक नहीं करेंगे जब तक 52,000 नहीं जाएगा। तो बताइए पहले से माइंडसेट तय है ना कि हमको करना क्या। तो अगले वीक के, नेक्स्ट वीक के हमारे ट्रेड प्लान यही रहने वाले हैं। जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन हमको 52,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हम कोई अप ट्रेंड का प्राइस नहीं देखेंगे, बाई ऑन डिप की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। जब तक प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा और 52,000 के ऊपर भी नहीं जा रहा, तो इंट्राडे में कंसोलिडेशन की सबसे ज़्यादा संभावना, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जिस दिन प्राइस ने अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक किए, एक बार रिटेस्ट करेगा अपने बायर के एवरेज को, वहाँ से डिमांड उठाएगा और इस रिजेक्शन के पास ये प्राइस क्या है 50,900, यहाँ पे चल के जैसे ही ये यहाँ से रिजेक्शन ले वहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा, फिर ये लो ब्रेक होंगे, इसको रिटेस्ट करके फिर गिरेगा, मतलब बायर के एवरेज प्राइस को ब्रेक करके वहाँ पे। तब मोमेंटम जब आएगा तो मोमेंटम को आप इसी तरीके से ट्रेड करेंगे डाउन साइड। तो हमारा पूरा व्यू क्या है, डाउन साइड, 52,000 के बाद अप साइड। तो अगले वीक के ट्रेड प्लान क्लियर हो गए। सेल ऑन राइज अंटिल प्राइस विल नॉट ब्रेक 52,000 रेंज। जब तक प्राइस 52,000 के हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम सिर्फ सेल ऑन राइज पे काम करेंगे, इसके अलावा बाई ऑन डिप की कोई संभावना नहीं। और जो लोग बाई ऑन डिप से ये कह देना कि प्राइस 50-800 से चलकर 51-400 500 पहुंच गया तो 600 पॉइंट में ये तो बाई ऑन डिप का प्राइस होना चाहिए। एक सेशन आप इंट्राडे में दिखा दीजिए जब बायर्स ने प्रॉफिट किया हो, नाम बदल दूंगा सर। जब आपको मूवमेंट ही नहीं मिला है कैसे प्रॉफिट कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आवली डेली टाइम फ्रेम पर आइए। जो लोग ऑप्शन बायर हैं, आई ओपनिंग है आपके लिए, ध्यान रखिए। जो लोग आप लोग सोचते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग में बड़ा पैसा है और ये सारी चीज़ें, मैं इसीलिए आपको मना करता हूँ कि हैजिंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, और कोई कारण नहीं। क्या हुआ है पता है, यही टाइम होता है ऑप्शन बायर्स को पूरी तरीके से मार्केट से एग्जिट कराने का। ये
टोटल नंबर ऑफ सेशंस अगर आप गौर करें तो ये यहाँ से यहाँ प्राइस पहुँचने में सारी रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन ज़्यादा है। अब ट्रेंड का इंट्राडे में मोमेंटम क्या है बताइए। यहाँ से प्राइस 50-300 से चल कर गया है 51-500 तक, लगभग 1200 पॉइंट का मूवमेंट। इंट्राडे मोमेंटम क्या है बताइए। और ये क्यों किया गया है पता है, ये वॉलिटिलिटी जो इलेक्शन के टाइम बन गई ना, यहाँ पे ऑप्शन बायर्स बहुत तेजी से प्रॉफिटेबल हुए क्योंकि इंट्राडे मोमेंटम बड़े थे तो उनको पैसा मिल रहा था। और जो नए नए बाजार में लोग आते हैं उनको अगर ऑप्शन बाइंग में एक बार पैसा लगा तो वो पूरी तरीके से बिडिंग करने लगते हैं, गैम्बलिंग की तरह काम करते हैं। तो अगर मार्केट ने आपको आपके शुरुआती समय में पैसा दे दिया ना सर, तो फिर वो इसी तरीके से आपसे वसूल करता है आपकी कैपिटल के साथ। जिन लोगों को इस इवेंट के समय पैसा मिला है, मार्केट ने इस रेंज में पूरा कैपिटल के साथ वापस ले रहा है। पूरा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया, ब्याज, उसके बाद आप पैसा लौटा रहे हैं। ऑप्शन बायर का एंड रिजल्ट लॉस है, ध्यान कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन बायर बड़े परेशान होंगे इस समय। ऑप्शन बाइंग में दो ही काम कर सकते हैं, बुल और बियर स्प्रेड्स बना सकते हैं। विदाउट स्प्रेड आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप समझिए स्लो पॉइजन कर रहे हैं, ठीक है। धीमा जहर है, धीरे धीरे खा जाएगा आपको। चलिए, इस सेशन में अगर कोई आपको डाउट रह गया हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है। अगर आप लोग इक्विटी में काम करना चाहते हैं तो इक्विटी के लिए मोतीलाल ओसवाल का डीमेट है, जिसमें आपको होल्डिंग के लिए 3 महीने तक अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करेंगे, उसके बाद रोल ओवर कर लेंगे। 5x तक आपको मार्जिन मिलता है कि अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप 5 लाख तक का माल बाजार से उठा सकते हैं। उसके लिंक मोतीलाल ओसवाल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।